हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। और मैं व्यास नारायण साहू आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से लेके आए हैं रसायन विज्ञान, जो कि आज पार्ट 3 है प्रैक्टिस टेस्ट का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही है। तो दोस्तों, आपको पिछले वीडियो से तो पता चल ही गया होगा। तो इसमें बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन आने लायक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, साम्य नियतांक पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। साम्य नियतांक बोला है, तो साम्य नियतांक को कौन सा कारक प्रभावित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ताप हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ताप। जो ताप होता है वो साम्य नियतांक को प्रभावित करता है। मतलब ये होता है कि जब ताप को हम बढ़ाएंगे तो जो साम्य नियतांक है उसमें भी क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। साम्य नियतांक में भी चेंजेस होता है, और ये दो दो चीज़ों से होता है। जैसे रिएक्शन, जैसे डेल्टा एच, मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो है उष्मा शोषी हो। उष्मा शोषी के लिए क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, और उष्मा क्षेपी के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच जो कि जिसको एंथैल्पी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा क्षेपी के लिए, उष्मा क्षेपी के लिए। ध्यान में रखिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साम्य नियतांक बोला है, यहाँ पर साम्य नहीं बोला है, तो साम्य नियतांक बोला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ताप हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि सही होता क्या है, वो पहले जान लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जेड बराबर ई बराबर पी होता है। जेड होता है एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और वही प्रोटॉन के भी बराबर होता है। मतलब किसी भी परमाणु जितने जो प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और उसका वो परमाणु क्या हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा। तो ये इसका सही संबंध होता है दोस्तों। ध्यान में रखिए इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये इसका सही संबंध है। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड बराबर पी भी दिया है, तो जेड बराबर पी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सब में देखिए, सब जो ऑप्शन है वो गलत होता है। तो जैसे ए के लिए देखा जाए, तो ए क्या, जो ए होता है एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास बराबर एन प्लस क्या होता है, पी होता है। ये एक सही संबंध है। और जेड बराबर एन बराबर पी एक सही संबंध, सॉरी, जेड बराबर ई बराबर पी एक सही संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जेड बराबर पी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर एन लिखना भूल गए हैं, यदि एन का मान समान है तो उपकोष की ऊर्जा का सही क्रम होगा। तो जैसे एन का मान बोलते हैं, एन मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जब उसका मान जो है इक्वल है, तो उपकोष जो एस पी डी एफ उपकोष होता है, एस पी डी एफ ये उपकोष है। तो उपकोष में ऊर्जाओं का जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, तो इसका जो सही क्रम होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो इसमें जो है एफ उपकोष में, एफ उपकोष का जो ऊर्जा है सबसे ज़्यादा होता है, फिर डी का, फिर पी का, फिर एस का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवस्था फलन नहीं है। अवस्था फलन मतलब इसको अवस्था चर भी बोला जाता है, अवस्था चर भी बोलते हैं। तो कौन सा अवस्था चर नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा हो जाएगा। दाब ताप आयतन जो है अवस्था फलन है होता है, और जो ऊष्मा है वो अवस्था फलन नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्लोज आंसर लिया जाता है। वैसे तो अवस्था फलन ये सभी है, क्योंकि जो दाब भी होता है वो भी अवस्था फलन, आयतन भी है, ताप भी है, और उष्मा भी है, क्योंकि उष्मा जो धारिता होता है वो भी अवस्था फलन गुणात्मक अवस्था फलन में लिया जाता है। लेकिन मेनली जो अवस्था फलन होता है वो एक 3 होता है। तो उष्मा जो है एक क्लोजली माना जाए तो वो उससे बाहर रख सकते हैं। इसलिए इसमें जो ये जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें जो आंसर हो जाएगा उष्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्य पर कौन सा सही कथन है। साम्य जैसे होता है, जैसे किसी भी अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया, तो उसके लिए जो सही कथन है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेल्टा जी जो है, मतलब इसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है साम्य पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिए। और इसके साथ और इसमें एक और चीज़ होता है कि
किसी भी सेल में जब साम्य स्थापित हो जाता है, कोई भी सेल है उसमें साम्य स्थापित हो गया, तो उसका जो ई सेल होता है, ई सेल बोलते हैं, वो भी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब उस सेल का जो ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, जीरो हो जाता है किसी भी साम्य पर। मतलब सेल में जब साम्य स्थापित हो जाता है तब का बात है ये। तो इसका अभी का जो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो इसको कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये हमारा H2SO4 है, इसमें हमको पूछा है सल्फर का, तो सल्फर का ले लेंगे हम X। जो H2 होता है मतलब हाइड्रोजन होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ये +1 हो जाएगा। और जो O है ऑक्सीजन, इसका जो निगेटिव चार्ज में होता है, इसलिए इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो -2 होता है। तो अब देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा, H2SO4 में ये X हो गया हमारा, ये +1 हो गया और ये -2 हो जाएगा। तो ये +1 और मल्टीप्लाई 2 करूँगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस X और प्लस, अब इसको देख लेते हैं, ये 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन -2 कैरी करता है, तो -8 यहाँ से हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 2 और ये -8 कितना हो गया, -6, तो क्या हो जाएगा, x -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +6। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा +6। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ACF के पिछले क्वेश्चन पेपर पिछले साल जो क्वेश्चन वो हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन यही तो नहीं आएगा लेकिन ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है बोला है मतलब गलत है, कथन क्या है, गलत है। पहला देखते हैं, 7वें आवर्त में अक्रिय गैस तत्व उपस्थित नहीं है, तो ये तो सही हो जाएगा क्योंकि 7वें आवर्त नहीं, उस वो अगले वाले आवर्त में जाता है अक्रिय गैस, तो 7वें आवर्त में तो उपस्थित होता ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। 3rd आवर्त में 18 तत्व रखा जाता है, तो 3rd आवर्त में 18 तत्व रखते हैं, नहीं रखते। 3rd आवर्त में कितने तत्व रखते हैं, 8 तत्व रखते हैं। प्रथम आवर्त में 2 उपधातु अधातु है, ये भी सही है। और पी ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु ये तीनों होते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। 3rd आवर्त में 18 तत्व रखता है, नहीं रखता। 3rd आवर्त में ओनली 8 तत्व रखा जाता है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को। ये पूरे आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं बहुत सारे क्वेश्चन और भी कराने वाला हूँ इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संरचना जो है चतुष्फलकी नहीं है, चतुष्फलकी नहीं है बोला है, चतुष्फलकी नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत एकदम माइंड से पढ़ के ही लगाइएगा। तो किसकी चतुष्फलकी नहीं है संरचना जो है, तो सबसे पहले देख लेते हैं NH4। NH4 में जो होता है sp3 संकरण ही होता है। BH4 में भी, BH4 जो माइनस है इसमें भी sp3 संकरण होता है। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, ये SF4 है और ये CH4 है, ध्यान में रखिए, SF4 और CH4 ही ओनली, इसमें प्लस और माइनस नहीं है। तो SF4 में भी क्या होता है, ये SF4 में sp3d संकरण होता है और CH4 में क्या होता है, sp3 संकरण ही होता है। तो जिसका संकरण sp3 वो चतुष्फलकी हो जाएगा, और जिसमें sp3d संकरण आ गया, जैसे SF4 में क्या हो जाएगा, संकरण हो रहा है sp3d हो रहा है, तो इसका जो संरचना चतुष्फलकी नहीं होकर क्या होता है, C100 होता है या K शेप में होता है, ध्यान में रखिए इसका। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि SF4 में हम संकरण कैसे निकालेंगे। देखिए जो सल्फर है वो उसकी वैलेंसी जो होती है +6 होती है, ध्यान में रखिए, +6 इसकी वैलेंसी है। अब देखिए इसके साथ कितने जो फ्लोरीन है वो जुड़ा हुआ है, 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। SF4 में 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसका 6 है, तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। 4 इलेक्ट्रॉन दिया मतलब 4 सिग्मा बंध बन गया, 4 सिग्मा बंध बना। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है। 2 इलेक्ट्रॉन को हम एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में लेते हैं, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में क्या हो जाएगा, ये एक लोन पेयर भी बनाएगा, एक लोन पेयर बोलते हैं। तो 4 और 1 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 मतलब क्या हो जाएगा, sp3d संकरण,
ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। इसको आप 10 सेकंड में भी किसी भी चीज़ का संकरण निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है वो एक लोन पेयर बनाते हैं। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो 2 लोन पेयर बनाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा है इसलिए एक लोन पेयर बनाएंगे, और दोनों को जोड़ देते हैं हम। दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो 5 मतलब sp3d संकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में अस्थायी कठोरता निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें जो ऑप्शन है उसमें से थोड़ा सा लिखने में, टाइप करने में मिस्टेक हो गया दोस्तों। जो लास्ट ऑप्शन में है CaH Ca होता है, फिर HCO3 ट्वाइस, और फिर एक होता है Mg से रिलेटेड होता है CO3 ट्वाइस। तो जो अस्थायी कठोरता है वो इन दोनों के कारण ही होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जब कोई भी चीज़ में जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के कारण ही होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न के विद्युत अपघटन से एसिटिलीन बनती है। तो एसिटिलीन किसके विद्युत अपघटन से बनेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए तथा सी, मतलब सोडियम फ्यूमरेट और सोडियम मैलेट, इन दोनों से क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन करने से एसिटिलीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन के बहुलीकरण से बनता है। एसिटिलीन के बहुलीकरण मतलब बहुत सारे जब एसिटिलीन मिल जाएंगे तो उसकी जो बहुलीकरण होगा उससे क्या बनेगा? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बेंजीन बनता है। जैसे मैं इस चीज़ को बता देता हूँ, एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है C2H2 होता है। जैसे यहाँ पर हो गया CH और यहाँ पर हो गया CH, ये किससे जुड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये CH और देखिए दोस्तों, ये CH और ये CH किससे? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये CH और ये CH ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे, और ये CH, ये ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ का जो एक बॉन्ड है यहाँ पर आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और इसका एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल क्या बन जाएगा? एक बेंजीन का आकार ले लेगा, मतलब ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो निम्नलिखित में से कौन सा जैव विभाज्य प्रदूषक है? मतलब जैव विभाज्य प्रदूषक इनमें से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का pH मान होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 से 5। इसका जो pH मान होता है 4 से 5 होता है। होता ये है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी क्रिया जब O2 से हो जाती है तो वो क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है, 2SO3 बना लेता है, और ये जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो H2SO4 बन जाता है, जिससे क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। इसका जो pH मान होता है वो क्या होगा? 4 से 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोकेमिकल धुआं प्रथम बार देखा गया। तो फोटोकेमिकल धुआं कब पहली बार देखा गया? कहाँ? वो लॉस एंजलिस में। हुआ क्या था? 1943 के टाइम क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जो लॉस एंजल्स के लोग हैं उन्होंने जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी आंख में जलन सी महसूस हो रही थी और कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा टाइप में दिख रहा था। तो उन्होंने फिर बाद में जाना कि ये फोटोकेमिकल धुआं है, इसलिए हमको ऐसा प्रतीत हुआ। तो ये लॉस एंजल्स में हुआ था, प्रथम बार देखा गया था। हेबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। तो हेबर जो है अमोनिया बनाने की होती है मतलब हेबर विधि में क्या बनाया जाता है? अमोनिया बनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसको किसको लिया जाता है? एक आयरन को लिया जाता है और एक मोलिब्डेनम को लिया जाता है। मतलब ये आयरन और मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अनुचुंबकी प्रकृति दर्शाता है। अनुचुंबकी प्रकृति बोल रहा है। अनुचुंबकी मतलब जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ये जानेंगे। या तो इसमें देखिए ये संकुल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें जितने भी जो कोष्टक में है ब्रैकेट में, उसके प्रबलता और दुर्बलता के बेस पे हम अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी को बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर
क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो है एक क्या होता है, दुर्बल संकुल होता है या दुर्बल, इसको लिगेंड बोला जाता है। तो जो क्लोरीन है, मैं पहले बता देता हूँ, जो क्लोरीन होता है ये दुर्बल होता है, लिगेंड से है। सी होता है, सी जो होता है वो प्रबल होता है, सी जो है प्रबल होता है। CH3 जो होता है वो भी क्या होता है, प्रबल ही होता है। और CO जो होता है वो भी क्या होता है, प्रबल होता है। तो जितने भी प्रबल होते हैं वो प्रतिचुंबकीय बनाएंगे, और जो दुर्बल होते हैं, जैसे यहाँ पे Cl जो लिगेंड्स है वो दुर्बल होता है, दुर्बल होता है, इसका मतलब ये कौन सी प्रकृति दर्शाएगा, अनुचुंबकीय। और जो दुर्बल है वो उच्च चक्रण दर्शाता है, जो संकुल होता है उसमें उच्च संकरण, जो उच्च चक्रण कौन दर्शाएगा, जो दुर्बल लिगेंड्स होते हैं वो दर्शाएगा। तो अनुचुंबकीय में किसके कारण हुआ अनुचुंबकीय, ये दुर्बल लिगेंड्स के कारण अनुचुंबकीय हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टायरीन किसका एक लक है। तो स्टायरीन से आपको याद आया होगा दोस्तों कि जो उसमें विशाखापट्टनम में गैस लीकेज हुआ था, उसमें स्टायरीन गैस का ही लीकेज हुआ था। इसको एथिलीन बेंजीन भी बोला जाता है, केमिकल नेम एथिलीन बेंजीन भी बोला जाता है, एथिलीन बेंजीन, एथिलीन बेंजीन। तो ये जो स्टायरीन है वो ब्यूना एस का क्या होता है, एक लक होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टायरीन का C2H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका किसका, स्टायरीन का फॉर्मूला है। और ये ब्यूना ए से संबंधित है। जो नियोप्रीन है वो ब्यूना एन से संबंधित होता है। बेकेलाइट क्या होता है, जो फेनॉल और एल्डिहाइड की क्रिया जब कराते हैं तो बेकेलाइट बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन दोस्तों ध्यान में रखिए। वैसे स्टायरीन का जो सही आंसर हो जाएगा ब्यूना एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से अभिक्रिया में अमोनिया जो है अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ध्यान में रखिए, अमोनिया की क्रिया जब सोडियम से कराई जाती है तभी वो अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया AB में गिब्स AB में A तथा B की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होती है। अभिक्रिया की दर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, जैसे हम इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा पहला है, इसके लिए हम R1 निकालेंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगा, K, A की सांद्रता और B की सांद्रता, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे, अब इसमें कंडीशन क्या बोला है, दुगना कर दिया जाए, A और B दोनों की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। तो ये सेकेंड हो जाएगा, दुगना सेकेंड के लिए तो ये 2A हो जाएगा, 2A, और ये क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से ही अभिक्रिया की दर पता चलता है। इसमें क्या से K से K कट जाएगा, A से A, B से B कट जाएगा। तो इसमें क्या बचा, R1 बटे R2 बराबर क्या बचा है, 1/4 बचा, 1/4। देख लेते हैं, R1 बटे R2 बराबर 1/4। तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, R2 बराबर 4R1। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभिक्रिया की दर है वो कितने गुने हो जाएगी, पहले से 4 गुनी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 गुनी, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। दोस्तों इसको हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है वो क्या होगा, बताओ। ऊष्माक्षेपी बोला मतलब डेल्टा H निगेटिव। होता ये है कि जब किसी भी अभिक्रिया में जब ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ा दिए हम, तो उसमें जो साम्य नियतांक होता है उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। साम्य नियतांक में कमी होती है, ध्यान में रखिए इस चीज़ को, ताप बढ़ाने से साम्य नियतांक में कमी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो जो डेल्टा H परिवर्तन है, मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन है, वो क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। ये ऊष्माशोषी के लिए पॉजिटिव, ऊष्माक्षेपी के लिए निगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलता है दोस्तों, एक नहीं कई एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो मेथेनोइक अम्ल का सही नाम या सामान्य नाम हमको बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो चैनल है ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छे से और खूब इसको शेयर कीजिए
ताकि ये जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम की या ACF की एग्ज़ाम की, उन तक पहुंच सके, ताकि वो क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने लिए बढ़ा सकें दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल जो है हमारे ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।